प्रभात खबर की खास पेशकश चुनावी समर की जमीनी हकीकत और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। आज इस खास पेशकश में बात हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र यूं तो प्रकृति की गोद में बसा है, लेकिन अभी वहां सियासी हलचल काफी तेज है। आपको बता दें कि यह लोकसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद यहाँ पर तमाम राजनीतिक हलचल हुए, तमाम सियासी बदलाव हुए। 2 बार कम्युनिस्ट ने यहाँ पर अपना लाल झंडा लहराया, तो वहीं 7 बार बीजेपी ने यहाँ चुनाव जीता। 3 बार कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की, तो कई बार कुछ पॉलिटिकल वहाँ की लोकल पार्टियों ने भी जीत हासिल की। हजारीबाग लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण बहुत ही खास रहा है। वहाँ ये हॉट सीट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हजारीबाग में लगातार लड़ाई चलती रहती है। इस बार भी लोकसभा सीट जो हजारीबाग है, वहाँ की लड़ाई काफ़ी अच्छी टक्कर है। वहाँ पर 2 लोगों में जो टक्कर है वो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जंगल की गोद में बसा हजारीबाग। शानदार विरासत वाले हजारीबाग की बहुसंख्यक आबादी खेती पर निर्भर, पर सिंचाई का संकट इनके लिए आफत की तरह है। इसके बिना कुछ इलाकों में रबी की फसल नामुमकिन है। इस कारण साल के आधे हिस्से में काम बिना लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। पुनोर, सिवाने, दामोदर, महाने आदि नदियों के पानी को रोककर सिंचाई करने से इस इलाके की तकदीर बदल सकती है। चुनाव में वोट मांगने जा रहे नेताओं से जनता इसके सवाल भी पूछ रही है। इसके अलावा विकास बनाम न्याय की कसौटी पर मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को आंक रहे हैं। हजारीबाग, बरही, बड़कागांव, रामगढ़ और मांडू सीटों को मिलाकर बना हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया था। इसे रामगढ़ और हजारीबाग जिले के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया गया था। इस सीट पर पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। 2014 में पहली बार यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा इस सीट से चुनाव लड़े और जीते थे। 2019 में जयंत सिन्हा ने एक बार फिर से इस सीट से जीत हासिल की थी। जयंत सिन्हा ने खुद 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस सीट पर कम्युनिस्टों ने भी अपना लाल झंडा लहराया है। सीपीआई ने 1991 और 2004 में 2 बार भुवनेश्वर प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। 1957 से 1967 तक रामगढ़ राज परिवार का इस सीट पर प्रभुत्व रहा। इसके बाद बीजेपी ने मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, कैनरी पहाड़ी, रजरप्पा भी इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बीजेपी ने मनीष जायसवाल को लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को मनीष के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों कभी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब चुनावी जंग में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। मनीष जायसवाल के दोस्त और बीजेपी से विधायक रहे जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें उन्हीं के दोस्त के खिलाफ हजारीबाग के कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस पैकेज में आपने देखा हजारीबाग सीट का विश्लेषण। इस पर और बारीकियों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे वहाँ की बारीकियों के बारे में, सियासी हलचल के बारे में और क्या चल रहा है इस बार, सियासी समीकरण क्या है वहाँ पर, इस बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ ग्राउंड से कुछ रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्राउंड पर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर किन एजेंडाओं के साथ नेता मैदान में है और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि यहाँ जो हजारीबाग जो सीट है, वहाँ पर सियासी समीकरण क्या है इस बार का? देखिए, इस चुनाव का जो सियासी समीकरण ये है कि जैसा आपने कहा भी कि पहले के भी दोस्त हुआ करते थे, वो अब साथ लड़ रहे हैं। तो एक मामला तो वो है कि जो मांडू के विधायक थे जयप्रकाश भाई पटेल, उनको कांग्रेस ने अपने पाले में ले आया और उनको उम्मीदवार बना दिया। तो अब ये लड़ाई उस दृष्टिकोण से रोचक हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये हजारीबाग के चुनावी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ये बहुत ही दिग्गजों की सीट रही है। यशवंत सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़े, केंद्रीय मंत्री बने, वित्त मंत्री रहे, और कुल मिलाकर के देखेंगे कि जयंत सिन्हा ने भी बड़ा इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाया, उनको भी केंद्रीय मंत्री की जगह मिली। तो ये सीट अपने आप में खास रही है झारखंड के लिए, बड़े नेताओं को सीट नहीं दी है। अब इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो बाबू राम नारायण सिंह 1952 में सीट जीते, बड़े दिग्गज नेता, आंदोलनकारी,
स्वतंत्रता आंदोलनकारी वो थे, और उन्होंने देश की आज़ादी के बाद एक अपनी पार्टी बनाई, जिस पार्टी कांग्रेस को छोड़ दिया, और वो पार्टी थी छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, और वो नेहरू जी से टकराहट लेने वाले नेताओं में से थे। तो ये सीट बहुत ही प्रतिष्ठित सीट रही है, दिग्गजों की सीट रही है, और इस सीट के शुरुआती दौर में रामगढ़ राज परिवार का बड़ा कब्जा रहा। बसंत नारायण सिंह इस सीट पर 4 बार जीते। बसंत नारायण सिंह 62, 67, 77 और 80 में चुनाव जीते। तो ये सीट उस लिहाज से जो इस सीट पर बाबू राम नारायण सिंह के बाद जो दूसरी 1957 में चुनाव हुई, वो भी राज परिवार से ही जीती। वो ललिता राज्य लक्ष्मी थी, वो जो नेपाल से उनके यहाँ नेपाल में से वो आई थी, और रामगढ़ राज परिवार में वो बहू थी। तो ये देखिएगा कि उधर 4-5 जो वर्ष रहे, उस वर्ष में रामगढ़ राज परिवार का वहाँ उस सीट पर प्रभुत्व रहा। और देखिए इस सीट पर कांग्रेस की एंट्री 1968 में उद्योगपति के सहारे होती है। मोहन सिंह ओबेरॉय वो आते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है और वो जीतते हैं। उसके बाद फिर उस सीट पर दामोदर पांडे ने कांग्रेस की ओर से 3 बार, तो इस सीट पर कांग्रेस 3 बार अपना दखल रखा है। और 1984 के बाद कांग्रेस की वहाँ पूरी तरह से पूरा अध्याय समाप्त हो गया। और मैं देख रहा हूँ जब विश्लेषण में हम बैठते हैं तो अमूमन लगभग सीट पर, झारखंड के लगभग सारे सीटों पर 84 के बाद मतलब कांग्रेस की पूरी तरह से सफाई हो गया। कम बैक कांग्रेस 84 के बाद नहीं कर पाई बहुत सारी सीटों पर। तो उसके बाद यहाँ पर यदुनाथ पांडे आपको 1989 में भाजपा का खाता खोलते हैं। तो और कहिए कि ये जो जमीन थी, उस जमीन को पहली बार जिसने तैयार किया वो यदुनाथ पांडे थे। बड़े आक्रामक नेता भाजपा के, हिंदुत्व का चेहरा थे झारखंड में, जो एजेंडा हुआ करता था, राम जन्मभूमि वाला जो मामला था उस रथ यात्रा में बहुत लीडिंग रोल में थे यदुनाथ पांडे। तो हजारीबाग को उन्होंने एक भाजपा के लिए एक जगह अपना स्पेस क्रिएट किया, और उसके बाद भाजपा उस सीट पर 7 बार चुनाव जीती है। तो ये बड़ा ही मतलब जिसको कहें कि भाजपा की ही सियासी जमीन रही है, जिसमें 3 बार यशवंत सिन्हा जीते, 2 बार जयंत सिन्हा उनके बेटे जीते, और इस BL विश्वकर्मा 1 बार जीते। तो ये सीट इस बीच में 2 बार भाजपा ने चुनाव हारा भी है। हाँ, तो वो 2 बार वहाँ पर एक बड़ा ही सहयोग है कि जहाँ पूरे तरह से एकदम भगवा था, उस जगह पर लाल झंडे की एंट्री। तो 1991 में भुवनेश्वर मेहता भाजपा के जुझारू नेता, और 2004 में 2 बार उन्होंने उस सीट को जीतने का काम किया है। कम्युनिस्ट का भी एक कहे कि वो पूरे इलाके में जो ग्रामीण इलाका था उसमें कम्युनिस्ट का बड़ा काम धाम था उधर। तो हमने जाना हजारीबाग लोकसभा सीट का सियासी इतिहास क्या कुछ रहा है, कब किस पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है और किस पार्टी का कब तक वहां प्रभुत्व रहा है, ये सब हमने जाना। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इस बार हजारीबाग की चुनावी राजनीति जो है इसमें काफी उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, बीजेपी में जो पहले थे वो कांग्रेस में चले गए और उन्हें कांग्रेस से टिकट भी मिल गई है। तो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ये जो माहौल है उसे लेकर? देखिए, अभी ये जो कांग्रेस ने जो अपने खेमे में लाया JP पटेल को, तो कांग्रेस के लिए बड़ा ही टेक्टिकल मूव, बड़ा ही अच्छा मूव रहा, और कांग्रेस इसमें सफल रही। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो JP पटेल को आप जब देखेंगे कि JP पटेल का कांग्रेस में आना क्यों हुआ, तो JP पटेल मांडू से विधायक हैं और बढ़िया उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। टेकलाल महतो के वो बेटे हैं, और टेकलाल महतो झारखंड के जाने माने आंदोलनकारी हैं, शिबू सोरेन के बहुत नजदीकी सहयोगी हुआ करते थे, और खुद वो गिरिडीह से सांसद भी रहे। तो अब उस पूरे जो इलाका है उसमें जो कांग्रेस के पास तो सबसे पहले यह था कि इस बार हजारीबाग सीट में कांग्रेस के पास कोई दमदार उम्मीदवार भी नहीं था। तो ये और JP पटेल की लगातार नाराजगी भाजपा से चल रही थी, और वो नाराजगी की पृष्ठभूमि ये थी कि जब यहाँ प्रतिपक्ष के नेता का चयन होना था तो अमर बावरी का नाम जैसे ही आया और पहले नाम चल रहा था कि नहीं JP पटेल को बनाएंगे, तो JP पटेल को जब वो मौका नहीं मिला और भाजपा ने अपने प्रतिपक्ष के रूप में अमर बावरी को मौका दिया, तो उनकी नाराजगी खुल करके, और इसको कांग्रेस ने भांप के रखा था, और कांग्रेस के पास वहाँ एक दमदार कैंडिडेट भी चाहिए था हजारीबाग में। तो उस लिहाज से इन लोगों ने बड़ा ही आनंद फानंद में JP पटेल को अपने खेमे में ले आया। और दूसरी बात इसमें ये हुई कि JP पटेल को भी लगा कि जो अब समीकरण है, जो मेरे साथ जो उनके साथ जो उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, वो कोर वोट बैंक के साथ अगर इंडिया गठबंधन का वोट मिल जाए तो हम एक टक्कर देने की स्थिति में होंगे हजारीबाग में। तो एक राजनीतिक सियासी जमीन बचाने के लिए भी अपनी JP पटेल ने ये कांग्रेस का दामन थाम लिया। मतलब ये जो अभी जो ये लड़ाई है ये काफी रोचक हो जाएगी। वहाँ पे जो भी डिपेंड करता है, मतलब जो भी वहाँ पे समीकरण होगा उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से लड़ाई रोचक बनेगी। हाँ, देखिए इसमें 2 चीजें हैं ना। 2019 का अगर आप चुनाव देखेंगे जी,
झारखंड के अमूमन सीट पर जो चुनाव हुई है उन सीटों में देखेंगे तो भाजपा का मार्जिन बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ा मार्जिन रहा है। और कहें कि मोदी वे मतलब अपने परवान पर था तो हाई पीक में था, तो वो जो वोट का डिफरेंस दिखता है 3 लाख 3.5 लाख, जयंत सिन्हा ने बड़ा अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, 3,77,000 के करीब वोट से जीते थे। तो एक बड़ा मार्जिन यशवंत सिन्हा ने क्रिएट किया था, तो जयंत सिन्हा ने एक बड़ा मार्जिन वहाँ पर निकाला। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो एक बड़ा चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए, जेपी पटेल के लिए, कि उस मार्जिन को पाट पाना। तो एक अभी आप बहुत क्लियरली किसी चीज़ को आप अनुमान को नहीं कर सकते हैं सियासी चीज़ों में, लेकिन ये तय है कि चूंकि 2 ध्रुवों का चुनाव है, डायरेक्ट 2 लोगों के बीच में फाइट है, तीसरा कोई कौन नहीं है, तो इसमें तो मुश्किलें दोनों की रहती हैं, इसमें नो डाउट। और इंडिया गठबंधन के पास एक अपना फिक्स समीकरण है, उस समीकरण में कोई अगर फ्लोटिंग वोट जेपी पटेल के साथ आया तो एक बड़ी चुनौती वहाँ पर मनीष जायसवाल को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि 2 चुनाव को अगर छोड़ दें तो लगातार 7 बार, जैसे हमने बात की कि जैसे 7 बार लगातार बीजेपी ने जीता है, बीच में बीजेपी ने जीत हासिल की है 2 बार के अगर हम चुनावों को छोड़ दें तो इस बार इंडिया गठबंधन है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार अपनी एक्स्ट्रा ताकत झोंकेगी उसमें, या फिर अपने को समेट कर ही काम करेगी? नहीं, देखिए, एक तो है कि कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी जीत रही कि उन्होंने बीजेपी के विधायक को अपने खेमे में ले आया। तो एक पूरे उन इलाकों में इंडिया गठबंधन एक चुनावी माहौल बनाने में सक्षम रहा और सफल भी रहा। दूसरा है कि मनीष जायसवाल, जयंत सिन्हा की जगह में मनीष जायसवाल को भाजपा लेके आई, तो भाजपा के मनीष चेहरा बदलने के पीछे भी कारण थे। कारण वो ये है कि जयंत सिन्हा की जो सर्वे रिपोर्ट थी, या जो जयंत सिन्हा की जो जमीनी ताकत थी, या जो भाजपा को फीडबैक था जमीन को लेकर के कि जमीनी स्तर पर भाजपा की क्या अभी स्थिति है, तो उसमें जयंत सिन्हा के लिए बहुत प्रतिकूल नहीं था। तो भाजपा ने पहले तो वो सोच के उस रणनीति से अपने चेहरे बदल दिए, और चेहरा बदल करके, और पूरे आप देखेंगे कि इस बार भाजपा ने कोशिश किया है कि वो पिछड़ा कार्ड अपने हिसाब से खेले, तो वो मूव रहा भाजपा का। तो इस बार जो चेहरे बदलने से स्वाभाविक तौर पर एक जो एंटी इनकमेंसी का फैक्टर होता है वो उनके साथ नहीं रहेगा। वो भाजपा की एक बड़ी जीत है कि वो जो पुराना जयंत सिन्हा के प्रति कोई नाराजगी रही हो या जमीन पर कोई काम ना किया हो, तो वो चीज़ें इस बार शायद भाजपा के लिए, एनडीए के लिए एक प्लस पॉइंट है, ये जो मुझे दिख रहा है। जी बिल्कुल। हमने जाना वहां का सियासी समीकरण क्या है, अभी क्या कुछ उलटफेर होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में। अब चलते हैं हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और हमारे साथ जुड़े हैं हजारीबाग के रिपोर्टर सलाउद्दीन जी। उनसे हम जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ मूड चला है। सलाउद्दीन जी, हमें बताएं कि इस बार का मेन एजेंडा क्या है? जो नेता और प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं उनका मुख्य एजेंडा क्या है इस बार की वोटिंग को लेकर? बागों के शहर हजारीबाग, ऐतिहासिक सेंट कोलंबस कॉलेज के सामने से आज हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का चुनावी मूड, राष्ट्रीय एजेंडा, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इसे मैं लोगों से जब जानने का प्रयास किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि हजारीबाग के मतदाताओं का जो चुनावी मूड है, युवाओं का मूड अगर बम्पर वोट देने का है, वहीं बाकी मतदाताओं अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कैसा होगा। नामांकन का इंतज़ार हो रहा है कि नामांकन के बाद जो प्रत्याशी आएंगे उसी के बाद अपना चुनावी मूड बनाएंगे। फिलहाल जो चुनावी मूड है वो केंद्र के शासन के पक्ष में और विपक्ष में दोनों में दिख रहा है। अधिकांश लोग अगर चाह रहे हैं कि जो शासन है वो आगे भी इसी तरह से चले, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि परिवर्तन की ओर भी मतदाताओं का मूड कुछ कम है। अब रहा बात कि राष्ट्रीय एजेंडा यहाँ के मतदाताओं को कितना प्रभावित कर रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन की ओर से, भाजपा की ओर से जो राष्ट्रीय एजेंडा है उस एजेंडा पर भी मतदाता गोलबंद है। तो इंडिया गठबंधन की ओर से जो राष्ट्रीय एजेंडा है उस राष्ट्रीय एजेंडा पर भी मतदाता खुलकर बातें कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी और भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया है, ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे अब गांव-गांव में भी लोग आपस में विचार कर रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की सफल योजनाएं, नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी फैक्टर और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों को जो पूरा किया गया, इन सारी बातों को भी राष्ट्रीय एजेंडा यहाँ के मतदाता पसंद कर रहे हैं। हमने जाना कि क्या एजेंडे है इस बार के प्रत्याशियों के। सलाउद्दीन जी, वहाँ पर ये बताइए कि इस बार वहाँ का चुनावी मूड क्या है, वहाँ की जो जनता है वो किस मोड पर, किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है अपने नेता को? अब स्थानीय मुद्दे हैं
तो हज़ारीबाग लोकसभा में 5 विधानसभा है। इन 5 विधानसभा में यहाँ के मतदाताओं का स्थानीय मुद्दे भी बिल्कुल अलग हैं। अगर स्थानीय मुद्दों पर बात करें हज़ारीबाग शहरी क्षेत्र का, हज़ारीबाग सदर विधानसभा का, तो यहाँ पर जो है शिक्षा हब है। यहाँ के युवा मतदाता अधिक से अधिक नौकरी, रोजगार और नियुक्तियाँ स्थानीय मुद्दे के रूप में पसंद कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। वहीं आम मतदाता ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, शिक्षा का सुविधा बेहतर हो, यहाँ पर जो बिजली और पेयजल आपूर्ति है उसकी व्यवस्था बेहतर हो, भय का जो माहौल और जो विधि व्यवस्था हो वो चुस्त दुरुस्त हो। अगर हम दूसरे विधानसभा बड़कागांव अगर जाते हैं, उस बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में लोग पलायन का मुद्दा, विस्थापन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, प्रदूषण का मुद्दा पर अधिक स्थानीय मुद्दे को अपना पसंद करते हैं। और इसका ज़मीनी हकीकत ये है कि ये सारे मुद्दे वहाँ पर आज भी मौजूद हैं और इनका समाधान वो चाहते हैं। बरही विधानसभा में अगर हम जाएं तो बरही विधानसभा के लोगों का भी रोजगार का मुद्दा वहाँ अहम मुद्दा है। जो छोटे छोटे उद्योग अगर वहाँ कल कारखाने लगे, रियाड़ा की ज़मीन पर जो उद्योग लगने वाले थे, जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया जाए। NH और GT रोड से सटे हुए झारखंड बिहार का बॉर्डर बरही जो है उससे वो चाहते हैं कि वहाँ पे रोज़गार बने, वहाँ पे बौद्ध सर्किट का विकास हो, पर्यटन स्थल का विकास हो। अगर हम रामगढ़ विधानसभा में जाते हैं तो रामगढ़ विधानसभा में कृषि आधारित उद्योग का वहाँ पे लोगों की मांग है, वहाँ पे रोज़गार की मांग है। अगर हम फिर आते हैं स्थानीय मुद्दों पे, तो स्थानीय मुद्दों पे सभी जगह एक ही बात है कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, सड़क बेहतर हो, यही सारे मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे आज भी जो लोग मांग कर रहे हैं उसी पर वो पूरा कराना चाहते हैं। हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मांडू विधानसभा, जहां किसी समय में HIV रोग का वो मुख्य सेंटर माना जाता था, इसके पीछे कारण थे कि मांडू विधानसभा के अधिकांश लोग दिल्ली, मुंबई महानगरों में रोजगार के लिए जाते थे। सबसे अधिक अगर हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोग अगर महानगरों में रोजगार के लिए गए हैं तो इसी विधानसभा से गए हैं। तो इस विधानसभा के लोगों की मुख्य मांग स्थानीय मुद्दा है कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हो, यहाँ बिजली की बेहतर व्यवस्था हो और जो कोनार सिंचाई परियोजना है उस कोनार सिंचाई परियोजना से खेतों में पानी आए। यही स्थानीय मुद्दों को यहाँ के जनता आज भी अपने तरफ से उठा रहे हैं। आनंद जी, आपने सुना कि क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे, जनता किन मुद्दों पर वहां पर वोट करने जा रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि ये जो एजेंडे जिन पर हम बात कर रहे हैं उन पर वोटिंग होगी या फिर पार्टियां वहां पर जातीय गोलबंदी करने में सफल हो पाएगी? क्या पार्टियां एक दूसरे के वोट में सेंधमारी कर पाएगी? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। इसमें तो दो चीज़ें हैं कि जो जब लोकसभा की जो चुनाव है ना जी, वो एक मतलब जिसको कहेंगे ओवरऑल देश के पर्सपेक्ट पर कि पार्टी अपना क्या नैरेटिव सेट करती है, बीजेपी का क्या नैरेटिव है, कांग्रेस का क्या नैरेटिव है, तो उसमें एक बड़ा वोट उन मामलों में जाता है। अगर भाजपा का नैरेटिव के अच्छा लगा, जैसे 2 बार से पिछले 2014, 2019 से आप ये मान सकते हैं कि पूरी तरह से भाजपा के और खास करके मोदी का जो नैरेटिव था उसके साथ सारे लोग गए, तभी इतना मार्जिन आप चीज़ों में देख रही हैं। वो बहुत स्थानीय लेवल पर प्रत्याशियों के कारण नहीं था। तो अगर अब वो चीज़ें नैरेटिव्स है वहाँ, तो जो एजेंडे हमारे हैं, लेकिन कहीं की बहुत सारे जगहों में ये है जो पॉकेट्स हैं जिसमें जिन जगहों पर मुद्दे बड़े हावी रहते हैं, तो उसको बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाना इस चुनाव में कि किन मुद्दों पर लोग गए। अभी देखे होंगे बिहार में भी बहुत सारे जगहों पर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। तो आप समझ जाइए कि माहौल किसी का भी कुछ रहे, नरेशन किसी का भी कुछ रहे, लेकिन वहाँ के मुद्दे इतने हावी हैं कि लोग उस मुद्दे से पीछे नहीं हटना चाहते और कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। तो कहीं कहीं उन पॉकेट्स में आपको मुद्दे भी मिल जाएंगे, वहाँ मुद्दे हावी हैं। कहीं कहीं आपको लगेगा कि नहीं, जो देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है और जो पार्टियों का सेंट्रलाइज एक फोकस्ड नैरेटिव है, चाहे राहुल गांधी का हो, मोदी जी का हो, वो उसके साथ जनता मूव कर रही है। 2 चीज़ें हो गई। अब एक जो आपका अगला सवाल था कि क्या वोट की सेंधमारी कर पाएंगे, तो देखिए भाजपा के पास और इंडिया गठबंधन के पास, जिसको मतलब एकदम फिक्स्ड उनका एक अपना समीकरण है, चल रहा है, जो जातीय गोलबंदी है उनके साथ। जेपी पटेल के आने के बाद एक सेक्शन का, एक वर्ग का शिफ्टिंग कांग्रेस कितना अपने वोट में अपने प्रत्याशी के लिए करा पाती है, जेपी पटेल के साथ वो पूरा का पूरा वर्ग कितना जाता है, काहे कि उसमें भाजपा के भी नेता लगे हुए हैं और भाजपा के भी उस खास वर्ग के नेता उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो अब वो दोनों पार्टियों के बीच में है कि कितना
वो चीज़ें को रोक पाए एक दूसरे की सेंधमारी, ये है। और जेपी पटेल के साथ जो एक बड़ा हिस्सा है वो जाता है और भाजपा उसको रोक पाती है, इन सारी चीज़ों पर है। तो सेंधमारी का तो पता जब तक वो रिजल्ट और परिणाम नहीं आता है तब तक आप वो किसी आकलन पर नहीं पहुंच पाएंगे कि किसने किसका वोट छीना झपटा। तो कुल मिला के ही स्थिति है। तो आपने देखा कि किन मुद्दों पर वहाँ वोट पड़ने वाले हैं, वहाँ की बारीकियों को हमने गौर से समझा और जाना कि क्या कुछ वहाँ के मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों के पीछे जा रही है। अब आप वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।